तापमान या दबाव में परिवर्तन करने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। पहले तापमान में बदलाव का असर देखेंगे। धीरे धीरे बढ़ता हुआ तापमान कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है और दूसरे कणों के साथ आकर्षण बल को कम कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ठोस के कण जो पहले अपने स्थान पर कंपन कर रहे थे, अब आकर्षण बल के बंधन से मुक्त होकर इधर उधर भागने लगते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस पहले द्रव में और फिर गैस में परिवर्तित हो जाता है। अवस्था परिवर्तन के समय क्या क्या होता है, चलिए एक प्रयोग के माध्यम से इसे समझते हैं। एक बीकर में बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दिए और तापमान नापने के लिए एक थर्मामीटर लगा दिया। अब एक बंसन बर्नर की मदद से बीकर को गर्म करना शुरू किया। आरंभ में बर्फ का तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब बर्फ का तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, लेकिन अभी तक बर्फ पिघलना शुरू नहीं होती। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ का गलनांक है, यानी अब बर्फ पिघलना शुरू होगी। परिभाषा अनुसार एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गलनांक वह न्यूनतम तापमान है जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होना शुरू होता है। जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती तब तक तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। इसका मतलब ठोस से द्रव अवस्था परिवर्तन के समय तापमान स्थिर रहता है। अब यही क्रम दोहराया जाएगा, बस ठोस की जगह द्रव और द्रव की जगह गैस आ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। ऊष्मा पाकर बर्फ का तापमान -20 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था, लेकिन बर्फ पिघलनी शुरू नहीं हुई थी। उसी प्रकार ऊष्मा पाकर पानी का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, लेकिन भाप बननी शुरू नहीं होगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो बर्फ का गलनांक है, उस तापमान पर बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी और जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं गई तब तक तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर बना रहा। उसी प्रकार 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो पानी का क्वथनांक है, पानी उबलना शुरू होता है और जब तक पूरा पानी उबल नहीं जाता तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर बना रहता है और इसी तापमान पर भाप बननी शुरू हो जाती है। हमने ठोस से गैस में परिवर्तन के क्रम को समझ लिया। अब हम कुछ कीवर्ड्स को समझेंगे। पहला है मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गलनांक वह न्यूनतम तापमान है जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। दूसरा कीवर्ड है फ्यूजन यानी संलयन। ठोस से द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया को संलयन कहते हैं। तीसरा कीवर्ड है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी गलन की गुप्त ऊष्मा। पहले हम गुप्त ऊष्मा के मतलब को समझेंगे। हमने देखा कि लगातार ऊष्मा देने से लगातार तापमान नहीं बढ़ता। अवस्था परिवर्तन के समय तापमान स्थिर रहता है। अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, क्योंकि यह तापमान नहीं बढ़ाती बल्कि अवस्था परिवर्तन के काम आती है, जैसे बर्फ को गलाने और पानी को खौलाने के काम आती है। परिभाषा अनुसार गलन की गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गलनांक पे 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदल देती है। चौथा कीवर्ड है बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। परिभाषा अनुसार एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्वथनांक वह तापमान है जिस पर द्रव गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। पांचवा कीवर्ड है वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण। परिभाषा अनुसार ठोस या द्रव के गैस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। छठा कीवर्ड है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। परिभाषा अनुसार वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और क्वथनांक पे 1 किलोग्राम द्रव को गैस में बदल देती है। अब हम ठोस से गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। बिंदु ए पर पदार्थ ठोस अवस्था में है, यानी -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है। बिंदु ए से बी के बीच में बर्फ का तापमान बढ़कर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। बिंदु बी से सी के बीच में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर रहता है और बर्फ पानी में बदल जाती है। बिंदु सी से डी के बीच में पानी का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। बिंदु डी से ई के बीच में तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर रहता है और पानी भाप में बदल जाता है। बिंदु ई से एफ के बीच में भाप का तापमान बढ़ता है। हीटिंग की प्रक्रिया से ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में परिवर्तित करते हैं। इसके विपरीत कूलिंग की प्रक्रिया से गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में परिवर्तित करते हैं। ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को फ्यूजन या संलयन कहते हैं।
द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया को वेपराइजेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन यानी संघनन कहते हैं। द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को सॉलिडिफिकेशन यानी जमना कहते हैं। यह संभव है कि ठोस से सीधे गैस या गैस से सीधे ठोस में अवस्था परिवर्तन हो जाए। ठोस से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैस से ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को डिपोजिशन यानी जमना कहते हैं। तापमान नापने की ऐसा यूनिट केल्विन है जिसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तापमान नापने की दो और इकाइयां हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इनके इंटर कन्वर्जन बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो इन दो फॉर्मूला से आसानी से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अगले एपिसोड में हम क्वेश्चन आंसर्स में इन पर आधारित कुछ सवाल हल करेंगे। हमने तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का विस्तृत अध्ययन किया। अब दबाव में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कैसे करते हैं इसे जानेंगे। हम दो केसेस लेंगे, पहला दबाव को बढ़ाने से क्या होता है और दूसरा दबाव को कम करने से क्या होता है। पहले केस में ये एक सिलेंडर है, ये एक पिस्टन और बीच में गैस भरी है। अब अगर पिस्टन को सिलेंडर के अंदर पुश करें तो गैस पर दबाव बढ़ता जाता है। गैस के कणों के बीच की दूरी कम होती जाती है, इससे गैस द्रव में बदल जाती है, जैसे एलपीजी। और अधिक दबाव बढ़ाने से गैस ठोस में भी परिवर्तित हो सकती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। इसके विपरीत दूसरे केस में जिसमें दबाव को कम करते हैं, पिस्टन को अगर ऊपर खींचा जाए तो दबाव कम हो जाता है। इससे ड्राई आइस से वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं। अब इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण को समझेंगे। किसी पदार्थ के कण गतिज ऊर्जा के कारण हमेशा गतिमान रहते हैं। ठोस में ये कंपन करते हैं, जबकि द्रव और गैस में आसानी से इधर उधर घूमते रहते हैं। द्रव के केस में कुछ कण जिनकी गतिज ऊर्जा अपने आसपास के कणों की तुलना में ज्यादा हो जाती है, वो आकर्षण बल से मुक्त होकर वाष्प में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण कहते हैं। परिभाषा अनुसार अपने क्वथनांक से नीचे किसी द्रव का वाष्प में बदल जाने को इवापोरेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि इवापोरेशन और वेपराइजेशन दोनों ही वाष्पीकरण है, तो दोनों में अंतर क्या है। दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि इवापोरेशन में द्रव अपने क्वथनांक से नीचे वाष्प में बदलता है, जबकि वेपराइजेशन में अपने क्वथनांक पर वाष्प में बदलता है। 4 कारक वाष्पीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहला सतह का क्षेत्रफल, दूसरा तापमान, तीसरा ह्यूमिडिटी यानी नमी या आर्द्रता और चौथा हवा की रफ्तार। वाष्पीकरण सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण बढ़ जाता है, जैसे गीले कपड़े फैलाकर रखने से जल्दी सूख जाते हैं। तापमान बढ़ाने से द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे ज्यादा कण वाष्पीकृत होने लगते हैं और वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। नमी या आर्द्रता का अर्थ है कि हवा में पानी का अंश कितना है। आर्द्रता अधिक होने से हवा में पानी का अंश पहले से ही ज्यादा होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। हवा की रफ्तार अधिक होने से वह अपने साथ ज्यादा से ज्यादा पानी की बूंदों को उड़ा ले जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। वाष्पीकरण का प्रभाव। वाष्पीकरण के कारण आसपास की हवा ठंडी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव के कण आसपास की हवा से ऊष्मा पाकर वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आसपास की हवा ठंडी हो जाती है। अब हम 2 प्रश्न देखेंगे। गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? गर्मियों में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े त्वचा से पसीने को सोख लेते हैं और वह वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकरण के प्रभाव के कारण त्वचा को ठंडक मिलती है। दूसरा प्रश्न है, ठंडे पानी से भरे ग्लास में बाहर की तरफ पानी की बूंदें जमी हुई क्यों दिखाई देती हैं? इसका उत्तर है, हवा में उपस्थित पानी की बूंदें जब ग्लास की बाहरी सतह के संपर्क में आती हैं तो वह अपनी ऊष्मा खो देती हैं और पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिन्हें हम ग्लास की बाहरी सतह पर इकट्ठा हुआ देखते हैं। अगले एपिसोड में हम प्रश्नोत्तर पर विस्तार से चर्चा करेंगे।